हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक नेम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रुक रीअरेंजमेंट। आज के लेक्चर में हम पूरे नेम रिएक्शन को समझेंगे। ब्रुक रीअरेंजमेंट हम किसे कहते हैं, इस रिएक्शन की खास खास बातें क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस इस पूरे लेक्चर को, इस रिएक्शन नेम रिएक्शन जो रीअरेंजमेंट है इसकी पूरे मैकेनिज्म को समझते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आज बात करते हैं जी ब्रुक रीअरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मेरे से सिंपल वे में पूछा जाए जी ब्रुक रीअरेंजमेंट क्या होता है, ब्रुक रीअरेंजमेंट मेरे पास क्या होता है, तो मैं सबसे पहली बात करूंगा जी हमें पता है कि रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? अरेंज करना, फिर से अरेंज करना। मतलब एक मॉलिक्यूल आपस में अपने एटम्स को फिर से रीअरेंज करके नया मॉलिक्यूल बनाता है, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। और इसमें ब्रुक रीअरेंजमेंट में मेरे पास इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है। जो पहली बात मुझे पता होनी चाहिए जी, ब्रुक रीअरेंजमेंट जो ब्रुक रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। मतलब क्या? मॉलिक्यूल के अंदर ही जो एटम है वो आपस में ही रीअरेंज करके नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब इसमें होता क्या है, ब्रुक रीअरेंजमेंट में होता क्या है? तो ब्रुक रीअरेंजमेंट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जी कि ब्रुक रीअरेंजमेंट में जो सिलाइल ग्रुप है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सिलाइल ग्रुप, मेरे पास सिलिकॉन के साथ जो ग्रुप लगा है उसको हम कहते हैं सिलाइल ग्रुप। तो क्या होता है ब्रुक रीअरेंजमेंट में? सिलाइल ग्रुप की माइग्रेशन होती है कहां से? फ्रॉम कार्बन, कार्बन से सिलाइल, जो कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम लगा है, कार्बन एटम पे ये सिलाइल ग्रुप लगा है, इसकी माइग्रेशन होगी कहां पे? टू ऑक्सीजन। सिलाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगी ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ये माइग्रेट हुआ, ठीक है। इन द बेसिक कंडीशन, इन द बेसिक कंडीशंस, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ब्रुक रीअरेंजमेंट। बेसिक कंडीशन में हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, डाइइथाइलामीन ले लीजिए, RLI ले लीजिए। सिर्फ हमें बेसिक कंडीशन बनानी है, हमें बेस यूज करते हुए ये रीअरेंजमेंट होती है, पॉसिबल है। यहां तक बात क्लियर। अब साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए जी कि ब्रुक रीअरेंजमेंट किसके नाम पे रखी गई। तो एक कनाडियन साइंटिस्ट थे, कनाडा के साइंटिस्ट थे, एड्रियन गिब्स ब्रुक। 1958 में इस माइग्रेशन ब्रुक रीअरेंजमेंट को उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे हमने ब्रुक रीअरेंजमेंट रख दी। तो एड्रियन गिब्स ब्रुक के नाम पे ये ब्रुक रीअरेंजमेंट रखी गई है। प्लस इसको हम 1-2 ब्रुक रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, या 1-2 सिलाइल माइग्रेशन भी कह सकते हैं। दोनों के दोनों एक ही चीज है, सारी की सारी ब्रुक रीअरेंजमेंट को ही डिफाइन करती हैं। तो यहां तक हमें बात समझ आ गई जी कि रिएक्शन जो ब्रुक रीअरेंजमेंट है क्या होता है। सिलाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसीलिए इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। कंडीशंस कौन सी चाहिए? बेसिक कंडीशन, सोडियम हाइड्राइड, NaOH, डाइइथाइलामीन या RLI या कोई और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर सकते हैं, उस रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं ब्रुक रीअरेंजमेंट। चलिए अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे। जो मेन मुद्दा है इसका वो है, इसका मेन मुद्दा मैकेनिज्म को समझते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बेसिक से समझेंगे तो मैकेनिज्म आपको इजीली समझ आएगा। चलिए मैकेनिज्म को डिस्कस करने की मैं बात करता हूं। अब मुझे पता है जी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन के ऊपर सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा था जी ये रिएक्शन चलती है बेसिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में। तो सपोज अगर मैंने RLI यूज किया था तो RLI की कार्बन आयन कौन सी होगी? R नेगेटिव। या फिर मैंने अगर NaOH यूज किया होगा तो क्या होगा? OH नेगेटिव। अब सपोज मेरे पास है R नेगेटिव या फिर OH नेगेटिव, दोनों का काम सेम है, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों की बात सेम है, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। बात मुद्दे की क्या है उसको समझिएगा। मुद्दे की बात यह है, अब मुझे पता है यूनिवर्सल सत्य है एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब क्या होगा? अब मुझे पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर मैं OH ग्रुप की बात करूं, अगर मैं OH ग्रुप की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी, कहां किस तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ। अब हाइड्रोजन कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन जो पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो मेरे पास अगर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे R नेगेटिव या OH नेगेटिव कुछ भी है, R नेगेटिव या OH नेगेटिव कुछ भी है मेरे पास, अब ये कहेगा भाई साहब, ये कहेगा कि मेरे पास नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
तो हाइड्रोजन से कहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लीजिए आप, मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूं, सपोज R नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, मेरे पास RH बाहर निकल गया, RH बाहर निकल गया, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आया, तो मेरे पास बनेगा ये मॉलिक्यूल R3Si एज इट इज, कुछ भी नहीं है। मैकेनिज्म जब भी आप समझेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को आप अगर ट्रैक कर सकते हैं तो आपको इजीली मॉलिक्यूल समझ आएगा, इजीली मैकेनिज्म आपको समझ आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। अब यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल पे क्या होगा, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर हर एटम कोशिश करता है कि मेरे पास न्यूट्रल बना रहूं, हर एटम कोशिश करता है कि मैं न्यूट्रल बना रहूं, तो क्या होगा। अब खास बात यह है कि यहां पे लगा है सिलिकॉन, यहां पे लगा है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के पास मुझे पता है, आप हमेशा याद रखेंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल खाली पड़ी होती है उसके पास, एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ी होती है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, खाली ऑर्बिटलें पड़ी है उसके पास, सिलिकॉन के पास खाली ऑर्बिटलें पड़ी है, डी की ऑर्बिट 3D ऑर्बिटलें जो है उसके पास खाली पड़ी है, 5 3D की ऑर्बिटलें खाली पड़ी है। तो ये ऑक्सीजन भाई साहब क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मैं न्यूट्रल नहीं बन पा रहा हूं। ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करेगा सिलिकॉन के पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा सिलिकॉन के पास। तो मेरे पास किस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, R3Si, R3Si। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ बना बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ बना बॉन्ड, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। बस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट समझेंगे तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आएगा। बाकी एज इट इज, यहां पे कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, यहां से ये R' एज इट इज, एज इट इज। यहां तक बात क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, ये अपना, ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास, तो सिलिकॉन के ऊपर आ गया अब नेगेटिव चार्ज, अब सिलिकॉन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर। अब नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया, सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन दिया इसने एक्स्ट्रा, सिलिकॉन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब सिलिकॉन भी कहेगा भाई मेरे पास, सिलिकॉन भी क्या कहेगा, सिलिकॉन भी कहेगा भाई मेरे पास आ गया नेगेटिव चार्ज, मुझे भी चाहिए न्यूट्रलिटी, मुझे भी चाहिए न्यूट्रलिटी, मुझे भी न्यूट्रल बनना है। तो क्या होगा, यहां पे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां पे भी एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दो, यहां पे लगा है कार्बन, कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, एक बॉन्ड सिलिकॉन का, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, एक कार्बन का। अब जो नेगेटिव चार्ज है ये कहेगा भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कार्बन के पास, मेरे पास क्या बनेगा, देखिए ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एज इट इज, R' एज इट इज। अब यहां पे ऑक्सीजन लगी थी, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया सिलाइल ग्रुप का, ऑक्सीजन के साथ SiR3 मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन के साथ SiR3 की मूवमेंट होगी। यहां तक बात क्लियर। पर यहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे गया है वो इस कार्बन को भी तो नेगेटिव चार्ज देगा, इस कार्बन को भी तो नेगेटिव चार्ज देगा, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पर यहां तक जब बात क्लियर हो गई, हमारा मेन मुद्दा तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक तो आपको आगे की बात करने से पहले आप यहां तक बात समझ आ रही है अपने को, यहां तक मेन बात हमारी क्लियर हो चुकी है। जो सिलाइल ग्रुप था, जो ये पहले कार्बन के ऊपर इस कार्बन पे लगा हुआ था, उसकी मूवमेंट ऑक्सीजन पे ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था और एक नेगेटिव चार्ज है, एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज है। सिंपली वाटर के प्रेजेंस में जब होगा H पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा। अब H पॉजिटिव का काम क्या है, H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कम है, सिंपली ये कार्बन कहेगा भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा बॉन्ड बन जाएगा, मेरी न्यूट्रलिटी आ जाएगी, आप भी न्यूट्रल बन जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हमारा लास्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट जो न्यूट्रल होगा, कार्बन के साथ जुड़ा है H, कार्बन के साथ जुड़ गया H, यहां पे लग गया R' OSiR3 जो हमारा माइग्रेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से था सिंपल मैकेनिज्म ब्रुक रीअरेंजमेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा।